गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल। आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें बात होगी बोर मॉडल को लेकर के। तो आज का अपना टॉपिक है बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल। अब देखिए, बोर मॉडल को पढ़ने से पहले अपने को रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कमियां रदरफोर्ड साहब ने छोड़ दी थी उनको पूरा करने का काम बोर ने किया था। तो पहले इस टॉपिक से जुड़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के अंदर अपन बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उसी को देख रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक्स की बात करें। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल 11th का केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसके अंदर है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये जो है मेटल, जो हमारा एटम है उसकी स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी रही। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, लेकिन ये नहीं बताया कौन से सर्कुलर पाथ में, कौन सी जगह है, कितनी डिस्टेंस पे वो सर्कुलर पाथ है, कहाँ है, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया। बस खाली ये कह दिया कि जो हमारा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड करता है, रिवॉल्व करता है। ये बात बताई उसने। उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, फिजिक्स में भी बहुत काम किया मैक्सवेल साहब ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मूवमेंट अगर करेगा, चार्ज पार्टिकल तो मूवमेंट जब करता है तो रेडिएशन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? रेडिएशन या एनर्जी का एमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज है और मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट करेगा तो वहाँ पर एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो एक टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी इस तरीके से और ये कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम ख़त्म हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब बात आई तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज्ड है। उसने ये कहा था चार्ज्ड है। इससे क्या कहा उसने, लगातार जो है वो एमिशन होगा रेडिएशन का। किसका? रेडिएशन का होगा, या मैं कहूँ एनर्जी का। एनर्जी एमिशन होता है, लगातार एनर्जी का एमिशन होता है। एक तो बात ये होगी। स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका भी कोई हवाला नहीं दिया कि फिक्स कौन सी डिस्टेंस पे जा कर के बात करेंगे। और दूसरी बात, जब मैक्सवेल साहब ने ये बात रखी कि भी लगातार रेडिएशन छोड़ेगा तो उसकी एनर्जी तो लॉस होगी तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इसका जवाब भी नहीं है। तो कुल मिला के स्टेबिलिटी पे बात नहीं है पढ़ पाई। तो मैक्सवेल साहब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की भी ड्रॉबैक्स होगी वो, और रदरफोर्ड साहब की भी होगी कि स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे। उसके बाद में आगे जब बात आई तो उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, इससे लगातार एनर्जी का रेडिएशन एमिट हो रही है, एनर्जी लगातार निकलेगी और एक्सेलरेशन में है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है और एक्सीलरेटेड है,
तो एनर्जी छोड़ेगा, तो एनर्जी जब छोड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में स्क्रीन के ऊपर, कोई स्क्रीन के ऊपर अपन मान लीजिए पैटर्न लेना चाहें, पैटर्न लेना चाहें, स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, स्पेक्ट्रम लेना चाहें, तो लगातार जब एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही, रेडिएशंस निकल रही, तो स्पेक्ट्रम अपना कंटिन्यूस आना चाहिए इस तरीके से, जो स्पेक्ट्रम हो कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरीके का, इस तरीके का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है कि जो स्पेक्ट्रम जो मिलता है हमारे को, ये जो पैटर्न मिलता है वो हमारे को इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम कह दो, चाहे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कह दो, और या अपन कह दो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं जब हाइड्रोजन की केस में बात आती है। अब देखिए मैक्सवेल ने कहा कि एक्सेलरेटेड अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो लगातार रेडिएशन छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है लगातार, उस हिसाब से तो हमारे को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, ये स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाया। तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल में भी कमियां रह गई और मैक्सवेल में भी रह गई। उन कमियों को पूरा करने के लिए बोर मॉडल को अपन पढ़ रहे हैं, तो बोर ने क्या कहा है सबसे पहले, तो बोर मॉडल क्या कहता है, बोर्स मॉडल, और उसके अंदर हम पोस्टुलेट पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स बोर के, जिसको हिंदी में परिकल्पना कहते हैं, परिकल्पना, पोस्टुलेट पढ़ेंगे बोर मॉडल के। पोस्टुलेट का मतलब उन्होंने, बोर ने जो बात कही उनको एज इट इज पढ़ा जाता है, ये उनकी हाइपोथेसिस है, उनकी पोस्टुलेट्स हैं, अपन मन से कुछ उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो 4-5 बातें उन्होंने कही हैं, उनको अपन एज इट इज पढ़ेंगे, बुक में भी ऐसा लिखा रहता है, लेकिन उनको समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कोई भी एटम जो होगा, उस एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में नंबर 2 पे उन्होंने क्या कहा है, नंबर 2 पे उन्होंने बात रखी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो मूव करता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये जिस सर्कुलर पाथ के लिए उन्होंने कहा सर्टेन सर्कुलर पाथ, ये वर्ड ध्यान, उन्होंने तो रदरफोर्ड साहब ने तो खाली कहा सर्कुलर पाथ, इन्होंने कहा सर्टेन सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस सर्टेन वर्ड का जो मीनिंग है, ये अपने आप में ध्यान देने की बात है। सर्टेन का मीनिंग क्या है कि सर्टेन का मतलब जो है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट कह दूं, चाहे मैं कह दूं एनर्जी लेवल कह दूं। इस सर्टेन का मतलब क्या है, इसकी रेडियस भी फिक्स है, ठीक है, और इसकी बात करूं तो एनर्जी भी फिक्स है, उसको हम सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कह दो, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा, जिनका क्या होगा, रेडियस और एनर्जी फिक्स हैं, उन्हीं में ये रिवॉल्व करता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे, जैसे देखिए, कहने का मेरा मतलब है, इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपका 10 किलो जूल है इसकी एनर्जी,
इसकी एनर्जी है 15, इसकी एनर्जी है 25 और इसकी एनर्जी है 45 किलो जूल। ये लाइन से। तो रदरफोर्ड का जो पोस्टुलेट सेकंड क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के हाथ में नहीं है कि मेरे कौन सा इलेक्ट्रॉन को कहाँ रिवॉल्व करना है। वो सीधी सी बात है, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इस तरीके से। अब मान लीजिए 4 ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए ये है कि एनर्जी 45 किलो जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो 4th वाली क्लास के अंदर रिवॉल्व करेगा। तो इनमें से 45 का कौन है? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ही यहाँ पे चक्कर लगा सकता है जिसके पास इतनी एनर्जी है। तो फिक्स एनर्जी होगी ना, उसी को हम कह रहे हैं सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, जिनकी एनर्जी फिक्स है। ऐसे ही कोई मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड वाला, इसमें मान लीजिए कहते हैं कि 25 किलो जूल जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो सारे ही खड़े हैं लाइन से, लेकिन ये निर्धारण कहाँ से हो पा रहा है कि जब उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए तब उस ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर पाएगा। इसका अर्थ ये है। ऐसे ही फर्स्ट वाले में 15 का है, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के बात ये होगी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं क्लास के अंदर रिवॉल्व करेंगे जिन क्लास के अंदर क्या होगा, ये एनर्जी उस हिसाब से रहती। तो अब अपने इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि एक बार मैं एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ कि एक हम मंदिर में स्टे कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों के जो रुकने का जो सिस्टम था वो अलग अलग विंग थी, एक मेल्स की एक फीमेल की। उसको 1 मिनट के लिए इस तरीके से कर लें कि उस होटल में या कहीं पे भी कोई भी धर्मशाला में स्टे का ये हो जाए कि ओड नंबर वाले जो हैं, ओड नंबर वाले जो रूम हैं उनके अंदर तो मेल होंगे और इवन वाले में होंगे, इवन नंबर रूम नंबर में फीमेल्स होंगी। तो ये फिक्स थोड़ी है, कोई मेल या फीमेल कहते हैं हमारे को तो जी फला ये रूम चाहिए, तो उनके हाथ में नहीं है ये। अगर आप 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर इस तरीके के रूम को प्रीफर करते तब तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप कहो कि 3, तो 3 वाला तो ओड है, ओड तो मेल्स के लिए है। ऐसे ही ये कहानी है कि सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब वो एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। 4th ऑर्बिट है तो उसके हिसाब से एनर्जी चाहिए, तब जा कर के वो रिवॉल्व कर सकता है। ये सेकंड पोस्टुलेट था बोर का। उसके बाद में आगे अपन बढ़ रहे हैं, थर्ड पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 3rd नंबर पे क्या होगा कि हमारा ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। और जब भी जैसा आप खेलते भी हैं, मान लो इस तरीके से हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है जब भी 2 बच्चे इस तरीके से गोल गोल घूमेंगे तो सेंटर की तरफ भी उन पे फोर्स लगेगा और बाहर की साइड में भी। और जब तक वो बैलेंस बराबर रहेगा तब तक सही रहेगा। हाथ छूट जाएंगे तो बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही बचपन में आपने कभी धागे पे पत्थर बांध करके से राउंड राउंड घुमाया होगा, तो उसमें क्या होगा, हाथ को जब रोक लेते तो पत्थर आके सर में लग जाता है। तो यही बात यहाँ पे है कि न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की साइड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको Fc से बता दें। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करता है, वो होता है आपका mv²/r, mv²/r। ये यहाँ पे एक फोर्स लगता है। तीसरे पोस्टुलेट में बात करी, और इस न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और काम करता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम Fn से डिनोट कर दें। और आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर एक बात आपने पढ़ी, कोई 2 मास है मान लीजिए, एक इधर है और एक इधर है, ये m1 है और ये आपका m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशन के अंदर आपने देखा होगा F = G m1 m2 / r²।
ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो 6.67 10⁻11 इस तरीके की वैल्यू होती है। ये तो जब कोई दो मास रखे कोई r डिस्टेंस के ऊपर, उनके लिए है। अब जैसे एक आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, वो क्या कह रहा है, कोई दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, उनके बीच r डिस्टेंस, उसके बीच में जो कूलॉम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। अब मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ZE है और ये E है ही, तो अब Q1 को तो मैं मान लूँ ZE, ये न्यूक्लियस है, और Q2 मान लूँ इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों एक डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वैल्यू रखें तो Fn क्या हो गया, Fn बराबर आपका K ZE इंटू E अपॉन r², तो आपका K ZE² अपॉन r, ये आ गया। तो बोर का तो थर्ड पोस्टुलेट है, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर की साइड में जो फोर्स लग रहा है, जिसको हिंदी में आप केंद्रीय बल कहते हैं, और जो सेंटर की तरफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जो कुलामिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको हम Fn से डिनोट करते हैं, हिंदी में अभी केंद्रीय बल कहते हैं, उन दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन राउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में और राउंड कर पाएगा, नहीं तो फिर क्या तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा, ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब Fn न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ये जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, और बाहर की साइड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। ये तीसरा पोस्टुलेट है बोर का। कौन सा पोस्टुलेट है, तीसरा पोस्टुलेट है। उसके बाद में अपना आता है फोर्थ नंबर पे, इम्पोर्टेंट है, फोर्थ नंबर पे पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं। उससे पहले फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हो, और क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम में। लेकिन हमारे पास बात चल रही है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे बात आ जाती है, तो यहाँ पे आता है एंगुलर मोमेंटम। जब भी कोई सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन होगा तो वहाँ पे हम काम में लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट कर दें, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, कुल मिलाकर के L बराबर होता है आपका mvr। तो चौथे पोस्टुलेट में क्या कहा गया है, चौथे पोस्टुलेट के अंदर ये कहा गया है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां हमारा एंगुलर जो मोमेंट है, एंगुलर जो मोमेंटम है वो NH/2π का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब mvr = NH/2π, ये बात है। और यहाँ n की वैल्यू होगी 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका H/2π का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। इसको समझने के लिए ध्यान देने की बात है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए कि हमारे पास में ये है n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4, इस तरीके से। ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा नहीं, चौथा ऑर्बिट है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि mvr एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, 1 × H/2π, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कि NH/2π होना चाहिए, n की वैल्यू अपन ने 1 ले ली। ऐसे इस वाले मामले में क्या हो जाएगा, mvr बराबर हो जाएगा 2 × H/2π, और ऐसे mvr बराबर हो जाएगा 3 H/2π, ऐसे आपका 4 × H/2π। ये अब इसको देखो, इलेक्ट्रॉन
उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए, अभी वही बात है, जैसे मान लीजिए आपको कोई लाइब्रेरी में जा रहे हो पढ़ने आप, ठीक है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो और आप अपने मन के हिसाब से सीट लेना चाहते हो, लेकिन वो सीटें इस तरीके से आवंटित की हुई हैं कि वो सीट मिलेगी जैसे जो 2 के मल्टीपल में होगी, कंप्लीट मल्टीपल में आपको वही सीटें मिल सकती हैं। बॉयज़ को मान लीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ के लिए कह दें कि आपको वो सीट मिलेगी जो सीट 2 के कंप्लीट मल्टीपल में होगी। जैसे मान लीजिए, जैसे n h/2π है तो n, जैसे n × 2 है जैसे ये, तो आपको कौन कौन सीट है, जैसे सीट नंबर 4 है तो 2 × 2 होगी कंप्लीट मल्टीपल में, 8 है, 6 है, जैसे वाले 8 वाले में 4 × 2 कर दिया आपने, और ये 3 × 2 हो गया, 10 है तो आपका 5 × 2 हो गया। तो ये क्या हुआ, ये 4, 8, 6, 10 इस तरीके की सीट जो है वो आपको मिलेंगी जो 2 के साथ क्या होंगी, कंप्लीट मल्टीपल में होंगी। उसी तरीके से चौथे पोस्टुलेट में बोर ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे जहां उनका एंगुलर जो मोमेंटम है mvr है वो h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। उसी हिसाब से जैसे मान लीजिए, ये देखिए, जैसे देखिए ये हमारे पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद में ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। तो ये रेडियस तो क्या होगी r1, यहाँ से ये रेडियस क्या होगी r2, यहाँ से ये रेडियस क्या होगी r3, तो r3 होगी। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है m1v1 r1 बराबर 1 × h/2π, और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा m2v2 r2 बराबर 2 × h/2π इस तरीके से। और इस तीसरी वाली का क्या हो जाएगा m3v3 r3 बराबर 3 × h/2π। कहने का मेरा मतलब एंगुलर जो मोमेंटम है वो h/2π का क्या है, ये तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इसका कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये चौथा पोस्टुलेट था बोर का। उसके बाद 5वें नंबर पे बोर ने क्या कहा है, 5वें नंबर पे देखिए, जैसे हमारा कोई भी ये n = 1 है, पहला एनर्जी लेवल है, और n = 2 ये दूसरा एनर्जी लेवल है, n = 3 ये तीसरा है, n = 4 ये आपका चौथा है। तो यहाँ से क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल से और हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर मान लीजिए तीसरे सेल से फर्स्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, वो भी किसकी फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में रिलीज करता है। जैसे मान लीजिए आपका n = 1 से मान ले n = 3 में जा रहा है, n = 5 में जा रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी लेगा h², यहाँ से यहाँ तो एनर्जी। तो आप क्या कहोगे कि 2 फोटोन है ना, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, 2 फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे मान लीजिए आपका आ रहा है n = 7 से n = 5 में, n = 3 में, तो यहाँ क्या होगा, रिलीज होगा h², 2 फोटोन है, 2 फोटोन जो है वो हमारे क्या होंगे, रिलीज होंगे।
फोटोन आपको पता है E बराबर किसके है, hν के होता है। ये जो बात है, ये हमारा पोस्टुलेट नंबर क्या हो गया, ये पोस्टुलेट नंबर हो गया आपका 5। अब उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में आपको देखना है, देखो एक मिनट, ये पोस्टुलेट नंबर था आपका 5, तो पांचों पोस्टुलेट थे। तो उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। ब्रीफ करने में क्या था, सबसे पहले तो बोर ने क्या कहा कि हमारा ये न्यूक्लियस है और सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है एटम में, और उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे अगर बात करें तो उस नंबर पे बात करी थी अपन कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो किस में करेगा, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। सर्टेन का मतलब उसकी रेडियस भी फिक्स होनी चाहिए और उसकी एनर्जी भी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी से रिवॉल्व करने लग जाए, मन चाहे जरी, उस लेवल पे एनर्जी होनी चाहिए। चौथे में कर रहा है तो चौथे की एनर्जी होनी चाहिए उसके पास में, दूसरे में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरे की एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके हाथ में इलेक्ट्रॉन तो लाइन लगाए खड़े हैं 100, लेकिन उनको घूमना किस में, पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में, उस क्लास की बराबर एनर्जी उनके पास चाहिए, तभी उसमें घूम सकते हैं। इसका मीनिंग होता है सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। जो रेदरफोर्ड ने खाली क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में वो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो बात जच नहीं पाई अच्छी तरीके से, तो उन्होंने एक सर्टेन वर्ड जोड़ा था। ये सुधार करने की कोशिश की। नंबर 3 पे बात जब आई थी तो नंबर 3 पे मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके बाहर की साइड में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और इधर अपन ने बात करी थी Fn न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स था जो kZe²/r², ये आपका था। इन दोनों का मैग्नीट्यूड Fc और Fn दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, अन्यथा ये इलेक्ट्रॉन क्या तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा या बाहर जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं कर पाएगा। ये तीसरी बात थी। उसके बाद में चौथी बात जो बताई, चौथी बात ये थी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो हमारा nh/2π का कंप्लीट मल्टीपल होगा किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तभी वो उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/2π का कंप्लीट मल्टीपल होगा। उस बात को क्लियर किया। 5वें नंबर पर सीधी सी बात थी, लो वाले लेवल से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे तो hν, बोले तो फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, और हाई एनर्जी लेवल से लो में आएगा तो hν फोटोन का क्या होगा, रिलीज होगा। सीधी सी बात है। अब एक चीज़ और ध्यान देने की है, इसको तो ब्रीफ कर लिया आपने। उसके बाद में देखिए उसके बाद में ये जो हमारा n=1 होता है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होगा। और n है 2, 3, 4, 5, 6, ये अगर हमारे पास है, इनको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, देखो इसमें क्या होता है। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हम बात करें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, देखिए तो ये कौन सी क्लास है, n=1 है, ये आपका n= क्या है, 2 है, ये आपका n= क्या है, 3 है, ये आपका n= क्या है, 4 है। तो ये जो हमारे n=1 होता है, जो पहली क्लास है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। और अब ये क्या कहलाएंगी, ये वाली जो क्लास है कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या कहलाएगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये आपकी थर्ड एक्साइटेड, न्यूमेरिकल में काम आता है थर्ड